रिकॉर्डिंग ऑन करिए बेटा। हाँ सर, मैंने रिक्वेस्ट भेजी है वो। शो नहीं कर रहा, दोबारा से कोशिश करिए। हाँ सर, कर रहा हूँ सर वो। नहीं आ रहा क्या सर? नहीं आ रही। या तो आप जूम के पार्टिसिपेंट में जाके मेरे को रिकॉर्डिंग परमिशन ग्रांट कर सकते हैं। अब तक पार्टिसिपेंट्स में जा करके रिकॉर्डिंग परमिशन ग्रांट कर दूं दीजिए। ओके सर, हो गया। हुआ? चलिए, हाँ। चेक कर लिए, एक बार हो रहा है ना। हाँ सर, हो रिकॉर्डिंग शुरू करिए सर। हम्म, चलिए गुड। हाँ, यहाँ शो भी कर रहा है। तो बेटा हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन शुरू कर रहे हैं। ये कहानी है कब की? 1642, सर, 1727। ठीक है ना। यस सर। तो मैकेनिक्स के अंदर दो पार्ट आते हैं, एक है काइनेमेटिक्स और एक है डायनेमिक्स। ओके। ओके सर। काइनेमेटिक्स में क्या क्या आता है? सर काइनेमैटिक्स में मोशन मतलब मोशन ऑफ द बॉडी मतलब। पर हाँ, डायनामिक्स में जो होता है वो वेलोसिटी बताता के है बारे कॉज में। ऑफ मोशन क्या है। वेलोसिटी के बारे में, उसकी पोजीशन के बारे में। ठीक है ना। वो यस कहाँ सर। पर है इस वक्त, उस चीज के बारे में, उसकी इस वक्त वेलोसिटी क्या है, इस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है। जिसमें क्या कहता यस है, सर। SUNT। लेकिन डायनेमिक्स के अंदर वो वेलोसिटी, वो मोशन आया कहाँ से उसके पास, या हम्म। वेलोसिटी में अगर चेंज हुआ तो क्यों हुआ, या डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो इसके बारे में जो ओके सर। डिस्कशन करते हैं वो हम लोग डायनेमिक्स में करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉज ऑफ मोशन भी कहते हैं। यस। हम्म, और इसमें, हाँ ठीक है, इसकी यूनिट जो है वो तो सब हम जानते ही हैं। क्या है? यस सर। TGS सिस्टम में क्या यूनिट है इसकी? सर डाइन। टाइम। और 1 न्यूटन = 10⁵ टाइम। ये हो गया। चलिए गुड। अब जल्दी से बताइए, इस वाले इसमें क्या हमने डिस्कस किया था? आप रिवाइज रिपीट कर दिए जल्दी जल्दी, या फिर मैं करूँगा? हाँ सर, हमने इसमें डिस्कस किया था कि टाइप की फोर्सेस होती हैं, मतलब दो टाइप की होती हैं। एक तो तीन टाइप की होती है, न्यूक्लियर, कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट और हम्म। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर, कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट और फंडामेंटल हाँ फोर्सेस सर। होती हैं, वो हाँ तीन सर। टाइप की होती है। एक नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, एक कांटेक्ट फोर्सेस, और न्यूक्लियर फोर्सेस भी नॉन कांटेक्ट होती है, लेकिन हम उसको एक अलग कैटेगरी में लगते हैं क्योंकि इसकी क्वालिटी बिल्कुल यस अलग सर। है। तो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये भी क्या होती है, नॉन कांटेक्ट फोर्स होती हाँ है सर। ना। इसी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह फोर्स भी आएंगे। और कांटेक्ट फोर्स में कौन कौन से हैं? फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, स्प्रिंग हाँ सर। फोर्स। ये सब के सब कांटेक्ट फोर्स कहलाते हैं, क्योंकि जब भी बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आती हैं तभी ये फोर्स अप्लाई करते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। नहीं करते। हम्म।
अब आते हैं थर्ड टाइप ऑफ फोर्स, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स। अब ये न्यूक्लियर फोर्स भी एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। दिखाई दे रहा है आपको? हाँ सर। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये है, सॉरी, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये रहा वीक न्यूक्लियर फोर्स, ऊपर लिखा हुआ है, यस नीचे सर। मैंने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लिखा हुआ है। अच्छा, इसके साथ देखिए कुछ एक वर्ड और लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्रैकेट में मीजॉन लिखा हुआ है और यहाँ पे बोसॉन्स लिखा हुआ है। ठीक है, ये दोनों भी पार्टिकल हैं, सब एटॉमिक हाँ पार्टिकल। सर। वीक न्यूक्लियर फोर्स के लिए मीजॉन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए बोसॉन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये सब बेटा हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे न्यूक्लियर चैप्टर के अंदर। ठीक है। ओके सर। हम्म। वीक न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कब एक्ट करता है? जब पार्टिकल्स 10⁻⁻15 मीटर के डिस्टेंस पे होते हैं। तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज ओके सर। करते हैं, बता सकते हैं? सर फर्मी मीटर। ओके सर, सेंटीमीटर, ओके। हाँ। और वीक न्यूक्लियर फोर्स कब एक्टिवेट होते हैं? जब सर न्यूट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस 10⁻⁻16 होता है। यस सर। यानी 15 से भी और ज्यादा क्लोज आ गए, हाँ सर। यानी ज्यादा क्लोज आना भी नुकसानदेह है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। हाँ सर। ठीक है ना? तो ये हमें याद रखना है। अच्छा, एक खास बात और है इसकी, ये रही, क्या है बताइए, इन दोनों की। सर इनकी इट डज खास नॉट बात। डिपेंड ऑन चार्ज। ओ ओके, यस सर। यानी इसके लिए चार्ज इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, क्योंकि ये देखिए ना, तभी तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी एग्जिस्ट करता है, हाँ न्यूट्रॉन सर। न्यूट्रॉन के बीच में भी एग्जिस्ट करता है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के भी बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना? और ये हमेशा ओके सर। अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है कि सेम चार्जेस अट्रैक्ट, वो रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, वो यहाँ पर आकर के वो खत्म हो जाता है। वो हम्म। लॉ यहाँ पे आकर के फेल हो जाता है। ओके सर। हाँ, जैसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स ये सब जो हम पढ़ रहे हैं, ये कब तक वैलिड है? जब तक हम लोग मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जब हम ओके सर। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी एटॉमिक लेवल पे जाएंगे, यानी तभी तो क्वांटम यार। लेवल पे जाएंगे, तो ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स वहां पे फेल हो जाती है, फिर ये वहां पर जो लॉज काम करते हैं उनको एक्सप्लेन नहीं करती है। ठीक है बेटा? ओके सर। हाँ, तो ये है। तो मेरे ख्याल से ये पेज भी क्लियर हो गया फोर्सेस, टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में। उसमें बेसिकली तो यस सर। नॉन कांटेक्ट फोर्स और कांटेक्ट फोर्स दो ही हमको यहाँ पर देखने हैं, बाकी जो है न्यूक्लियर फोर्स तो नेक्स्ट ईयर पढ़ना है, वो भी लास्ट में। ओके, ओके चलें सर। आगे। हाँ सर। चलिए, गुड। और इसको रिमूव भी तो करना है। हम्म। रिमूव कैसे होगा?
हो गया। चलिए थर्ड स्लाइड पे आते हैं। ये है, तो इसमें बताइए जल्दी से क्या हमने डिस्कस किया था, दो तीन पॉइंट्स ही डिस्कस हैं हर स्लाइड में। सर हमने डिस्कस किया था कि हमें एक्शन रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि अ, अगर एक फोर्स अप्लाई होती है तो उसके जो जिसपे फोर्स अप्लाई हो रही है बॉडी, वो बॉडी उस फोर्स पे अप्लाई करेगी बिल्कुल ऑपोजिट और इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स। हम्म। ठीक है। हाँ सर। अब भी कुछ उसके बारे में बातें बताई थी। क्या सर? और भी कुछ बातें बताई थी इसके बारे में। सर एक तो न्यूटन थर्ड लॉ हो गया, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यस सर। ठीक है। दूसरा क्या है, ये जो अपोजिट रिएक्शन है, इक्वल एंड अपोजिट, ये हमेशा एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, हमेशा दो यस डिफरेंट सर। बॉडी पे वर्क करते हैं। यस सर। उसका मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बताया था, ये सर्कल जो बनाया हुआ है क्या है, ये एग्जाम्पल बताइए जल्दी से, ये वाला। सर एक अर्थ है सर ये, और इस पे कैसे फोर्स लग रहा है? हाँ, एक मास है ऊपर, उस पे फोर्स लग रहा है, तो कैसे समझाया था, क्या बताया था, थोड़ा समझाइए। सर हाँ सर। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है mg, ये यस सर। mg नीचे लग रहा है। हाँ सर। ये तो एक फोर्स हुआ, दूसरा फोर्स कहाँ लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट लगना चाहिए। तो हमने हाँ बताया सर। था दूसरा फोर्स अर्थ पे लग रहा है, और वो भी किसके बराबर यस है, सर। वो भी mg के ही बराबर यस सर। है ना। लेकिन अर्थ वाले फोर्स के ऊपर लगने वाला फोर्स जो है वो नेग्लेजिबल है अर्थ के लिए, तो वो उसके अंदर कोई ओके सर। चेंज लाता नहीं है, तो इसलिए हम लोग उसको डिस्कस नहीं नहीं कर, नहीं। उसको डिस्कस नहीं करते हैं। ओके सर। ठीक है ना, तो ये हो गया। चलिए वेरी गुड। हम्म। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, जल्दी से बताइए ये वाला तीसरा पॉइंट। हाँ ओके सर। तीसरा पॉइंट है कि नेचर शुड बी, मतलब फोर्स का नेचर सेम होना चाहिए। मतलब अगर एक न्यूटन में दूसरा भी न्यूटन में होना चाहिए, कोई और उसमें नहीं होना चाहिए। नहीं, फोर्स तो न्यूटन में ही होगा बेटा, नेचर मतलब फोर्स का टाइप सेम होना चाहिए। ग्रेविटेशनल ये या फिर ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है हाँ सर। तो ये भी ग्रेविटेशनल हाँ। होना चाहिए, ये नहीं कि दूसरा आप इलेक्ट्रोस्टैटिक कह दें, यस दूसरा सर। ग्रेविटेशनल ही होना चाहिए। ठीक है ना। ओके। एक्शन रिएक्शन पेयर एक तो सेम होता है, इक्वल एंड अपोजिट होता है, हाँ दूसरे सर। दो डिफरेंट बॉडीज पे लगना चाहिए, और तीसरा नेचर सेम होना चाहिए। मतलब अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ही दूसरी बॉडी पे लगेगा, अगर पहली बॉडी पे ग्रेविटेशनल लग रहा है तो दूसरी बॉडी पे भी ग्रेविटेशनल लगेगा। गेटिंग यस सर। माय पॉइंट। अगर एक बॉडी हाँ पे सर। मैग्नेटिक लग रहा है तो दूसरी बॉडी पे भी इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक ही लगेगा। ओके सर। आप समझ रहे हैं बात को, तो ये है, हाँ सर। तो ये है नेचर शुड बी सेम, तभी इक्वल हाँ एंड सर। अपोजिट होगा। वरना अगर दो मैग्नेट रखे हुए हैं, मान लीजिए ये रहे, तो इनके बीच के अंदर ये नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, कर रहे हैं हाँ नहीं कर सर। रहे? कर रहे हैं। क्या यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है, ग्रेविटेशनल भी लग रहा है, लेकिन मैग्नेटिक को आप ग्रेविटेशनल का एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं कह सकते। आ रही बात समझ ओके में? सर। हाँ, हाँ सर। मैग्नेटिक का एक्शन रिएक्शन पेयर मैग्नेटिक ही होगा। गॉट द पॉइंट। यस सर। जैसे यहाँ पे भी एग्जांपल लिया हुआ है, ये रहा नीचे सर्कल बना करके, ये दो चार्जेस हैं, तो इन चार्जेस के बीच में जो एक्शन रिएक्शन पेयर होगा
वो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला ही होगा। लेकिन अगर इन चार्जेस का मास है तो मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा। तो एक्शन रिएक्शन पेयर ग्रेविटेशनल वाले का ग्रेविटेशन वाला होगा, और ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले का इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला होगा, नॉट अपोजिट। ठीक है, ये है कहने का मतलब। यस सर। तो चला जाए अब आगे। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, नीचे चौथा पॉइंट क्या है? सर चौथा है पहले ही पॉइंट है, मैग्नीट्यूड इज सेम। मैग्नीट्यूड इज सेम बट अपोजिट, बट ऑन डिफरेंट बॉडीज या अपोजिट बॉडीज, कट गया है। पहले पॉइंट में भी तो यही लिखा हुआ सर है, हाँ सर। एंड अपोजिट हैविंग टू डिफरेंट बॉडीज, दूसरे पॉइंट में, सॉरी। तो ये हो गया। ओके। फिर अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, फोर्थ पे। हम्म। हम्म। अच्छा, पांचवा पॉइंट ये है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन डिफरेंट होता है बेटा, डायरेक्शन अपोजिट होता है, अपोजिट बॉडीज होती हैं, अपोजिट डायरेक्शन होता है। ठीक है ना? यस सर। हम्म। जैसे यही वाला था, दो चार्जेस ले लिए, एक पे ये प्लस क्यू, दूसरा भी प्लस क्यू। तो इस पे चार्ज इधर लगेगा तो इस पे फोर्स इधर लगेगा। तो डिफरेंट डायरेक्शन में हो गया ना, अपोजिट बॉडी पे। हाँ सर। अगर मान लीजिए मास एम एम है, तो इस पे फोर्स ग्रेविटेशनल इधर लगेगा, और इस पे फोर्स ग्रेविटेशनल इधर लगेगा। ओके सर। अपोजिट हो गया। और हाँ सर। मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम होगा, यस डायरेक्शन सर। वाइज अपोजिट होगा। बस ये है कहने का मतलब। चलें अगला पॉइंट डिस्कस करें। हाँ सर। कांटेक्ट फोर्स में दूसरा हमारा है, सॉरी ये तो पहले ही है, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन के बारे में हम लोग तो सब जानते ही हैं, इतना पढ़ा है कि तो थक गया पढ़ते पढ़ते। एक हाँ तो सर। इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। ठीक है, एंड इट इज यस सर। ऑलवेज परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। हाँ सर। ये बेटा, अब ये सब हमने ओके सर। डायग्राम पढ़े थे और इसमें नॉर्मल फोर्स लिखने के लिए कहा था, तो ये हमें मालूम है। ठीक है ना? यहाँ पे ये यस। सरफेस परपेंडिकुलर है इंक्लाइन वाला, तो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर बना दिया। ठीक है, और इंक्लाइन प्लेन यस पे सर। नॉर्मल फोर्स होगा वो नीचे की तरफ होगा, ड्यू टू मास एम। और मास हाँ एम सर। से फोर्स जो होगा नॉर्मल, वो इंक्लाइन प्लेन की वजह से ऊपर की तरफ होगा। या ठीक है ओके बेटा? सर। हम्म। तो इसमें कोई खास बात नहीं है। चले नेक्स्ट नहीं। स्लाइड पे। ओके सर। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, वरना चले। नहीं सर। चलिए, गुड। काफी तेज हम लोग कवर कर रहे हैं। फिर फ्री बॉडी हाँ। डायग्राम हमने बनाना सीखा था। तो ये फ्री यस सर। बॉडी डायग्राम तो आपके लिए अब बच्चों का खेल हो गया होगा, तो अब इसमें तो कुछ करना नहीं हाँ है। सर। है ना? मास को डॉट से दिखा करके उसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस को हम डायरेक्शन वाइज दिखा देते हैं। बस उसी को फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। चलें, अब ओके। नेक्स्ट फोर्स है हमारा टेंशन फोर्स। चलिए, पांच के बाद छठी स्लाइड आ गई, टेंशन फोर्स आ गया। तो हम्म अब देखिए, टेंशन फोर्स के बारे में बताइए जल्दी से। सर टेंशन फोर्स बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जो ये कि, अरे मतलब स्ट्रिंग के स्ट्रेचिंग को वो मतलब
ओरिजिनल इसमें जो पोजीशन में सबसे रिटेन करना चाहती है। इम्पोर्टेंट बात है बेटा जो याद रखनी है, ये हमेशा ऑब्जेक्ट से अवे लगती है, इसका डायरेक्शन जो होता है अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट होता ओके सर। है। ऑलवेज। ठीक है ना। ओके सर। जिस भी ऑब्जेक्ट से स्ट्रिंग अटैच्ड है उस ऑब्जेक्ट से अवे, उसका डायरेक्शन जो होगा अवे होगा। अब हम ओके जो स्ट्रिंग पढ़ते हैं वो, ये कंडीशन होती है उसके अंदर तीनों, क्या क्या है जल्दी से पढ़ के मुझे बताइए अगर आपको दिखाई दे रहा है तो। सर स्ट्रिंग के तीन कंडीशन, स्ट्रिंग मासलेस होती है, फ्रिक्शनलेस होती है और नॉन स्ट्रक्चरल। हम्म। ये तीनों कंडीशन हम लोग लेके चलते हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट और है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रिंग वाला। सोचिए बताइए कौन सा वाला है। एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रिंग कहते हैं। हम्म, आपको पता है, बस ये है कि आप सोच रहे होंगे कौन सा वाला पॉइंट। ये सामने लिखा हुआ इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है। ओह, इफ स्ट्रिंग इज सेम देन टेंशन विल बी स्ट्रिंग। ओके ओके, यस यस। ठीक है ना। कितना इंपॉर्टेंट था, हर जगह हम लोग इसको अप्लाई करते थे। हाँ सर, सही है। ठीक है। ठीक है। और ये वाला ओके पॉइंट अवे वाला भी देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट और अवे फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन द स्ट्रिंग। देखिए ये ब्रैकेट में जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है यही हाँ पॉइंट लिख, सर। कोई पॉइंट छोड़ता नहीं था मैं, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट होते थे सब कोशिश यही रहती थी मेरी कि लिख दूं। ठीक है ना, हाँ उससे सर। जो है अब आदमी रिवाइज करता है तो चीजें जो है याद आ जाती हैं। हम्म। अब जैसे ये एग्जाम्पल हमने किया था, ये वाला एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल, इसमें क्या है देखिए, स्ट्रिंग सेम है तो T1 इज इक्वल टू T2 हो गया। लेकिन यस ये सर। वाली स्ट्रिंग डिफरेंट है T3, तो ये इसलिए इक्वल नहीं है, यहाँ पे क्रॉस का साइन लगा दिया। ओके। ठीक है ना, दो मास है, फोर्स एफ लग रहा है, लेकिन T1 T2 बराबर है, T3 डिफरेंट है। क्लियर है। ओके। चले। यस। हाँ। चलिए गुड। तो हम लोग 6 स्लाइड कर चुके हैं, अब आते हैं 7वीं स्लाइड की तरफ। अच्छा, इनका फ्री बॉडी डायग्राम नहीं, इसका नहीं, ये क्वेश्चन है, इसमें हमको निकालना था, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना था, FBD। तो जल्दी देखिए इस क्वेश्चन में बन जाएगा FBD। हाँ सर, ये तो। हाँ सर। ठीक है ना। ये ओके सर। स्लोप, ये मतलब इंक्लाइन प्लेन है तो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर जो है हमारा नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। यस और मास हमेशा डाउनवर्ड लगता है तो MGA हो जाएगा। ठीक। और इसके दो कंपोनेंट यस कर सर। लेंगे तो ये वाला MG cos थीटा हो जाएगा और इधर MG sin थीटा हो साइन। जाएगा। ठीक है ना। इस वाले दीवार पे जो फोर्स लग रहा है नॉर्मल, वो किसके बराबर होगा, सेकंड वाली पार्ट पे यहाँ पर। सर सेकंड, हम्म। सर वो इक्वल होगा सर, mg cos। ये ओ ये ओके। तो सर ये वाला इक्वल होगा। हम्म, ये नॉर्मल है, ये दीवार लगा रही तो है, बस, ये नॉर्मल किसके बराबर होगा। तो सर ये वाला भी। ये जो MG sin थीटा वाला कंपोनेंट है,
यही कंपोनेंट का तो एक पार्ट इसको इधर ढकेल रहा है, जिसकी वजह से ये इसमें अटैच्ड है। बताइए। ओके, यस सर। तो ये जो इसके एम जी साइन थीटा, अगर मैं इसके दो कंपोनेंट करूं तो ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ओके, यस सर। तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट है, ये एन के बराबर है, एन डैश के। एन डैश के बराबर क्या होगा? एम जी साइन थीटा, इसका ये वाला कंपोनेंट। तो अगर ये एम जी साइन थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, बता सकते हैं? हाँ सर, अगर ये वाला भाई ये वाला एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये 90 - थीटा तो थीटा हो गया। तो एम जी यस सर। साइन थीटा और इधर कॉस थीटा, ये हो गया। तो एन डैश इसके बराबर होगा। अच्छे से सोचिए और दोबारा से फिर से बनाइए अपनी नोटबुक पे इसको, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल है और उस वक्त शायद हमने ऐसे डिस्कस भी नहीं किया था। फिर से बनाइए इसको। हाँ सर, ओके। तो ये वाला जब नीचे लगेगा तो मतलब वो नॉर्मल लगेगा इंक्लाइन प्लेन से ऊपर, तो उसकी, ठीक है ये ना, हो तो गया वो एम जी साइन एम थीटा। जी साइन थी। ये जो दीवार इसको इधर धक्का दे रही है, इस डायरेक्शन में नॉर्मल जो लगा रही है बेटा, ये हाँ इधर सर। क्यों लगा रही है? ये सर है, क्योंकि वो ये इधर क्यों सर लगा है? क्योंकि क्योंकि जब वो पुश हो रहा है, मतलब हाँ, ये जो वो, रॉड है, ये इसको इधर पुश कर रही है ना फोर्स से। और वो फोर्स कितना है? वो फोर्स इस वाले फोर्स के बराबर है। और ये फोर्स कितना है? ये फोर्स है एम जी साइन थीटा का ये वाला कंपोनेंट। और ये था ओके सर। कंपोनेंट हो जाएगा कॉस थीटा। यस सर। ठीक है ना? ये कंपोनेंट हो जाएगा कॉस थीटा। तो दिस इज इक्वल टू एन डैश। ये नॉर्मल आपको समझ में आया? यस सर। हम्म, अच्छे अच्छे बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर। चलिए, तो ये भी हो गया हमारा। ये स्ट्रिंग वाला बताइए, इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये तो आसानी है, नहीं सर। इसका एफबीडी बना सकते हैं। जल्दी देख लिए, यहाँ स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम, यहाँ पे स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम, यहाँ पे स्ट्रिंग टेंशन से। टेंशन सेम, यहाँ पे ये डिफरेंट है तो ये टेंशन अलग अलग होंगी, तीनों की तीनों। हाँ सर। ठीक है ना? अब इसका एफबीडी बनाना है। बनाऊं या आप बना लेंगे? हाँ सर, बना सकते हैं, आसान है। हम्म, चलिए। तो ये हमारी हो गई 7 फीट। अब आते हैं एयर। हम्म, ये इम्पोर्टेंट एक पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। यस, पढ़िए इसको जल्दी से बेटा, क्या है ये? हाँ, to define a physical state for body we require only velocity। हम्म, क्या मतलब हुआ? सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी बॉडी की फिजिकल स्टेट डिफाइन करनी है, मतलब हमें पता लगाना है कि वो रेस्ट पे या फिर मोशन में, तो हमें वेलोसिटी की जरूरत है। नहीं, सिर्फ रेस्ट और मोशन नहीं, वो कैसा मोशन कर रही है, हाँ सर, एक्सेलरेटेड, वो भी नॉन ऐसा मोशन कर एक्सेलरेटेड, रही है सर। उसके लिए भी वेलोसिटी ही से हमारा सारा काम चल जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने लिखवा दिया था। तो देखिए उसका यहाँ पे एग्जांपल भी, अगर वेलोसिटी जीरो होगी तो हम कह देंगे बॉडी रेस्ट पे है। फिजिकल स्टेट बॉडी की पता चल गई। ये वो वाली फिजिकल स्टेट नहीं है कि गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है। ये दूसरी वाली फिजिकल स्टेट है विद रिस्पेक्ट टू काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। ठीक है ना? यस दूसरा, सर। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन।
ठीक है ना। ओके सर। हम्म। और यूनिफॉर्म मोशन के लिए जरूरी क्या है? मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम रहनी चाहिए, अभी तो यूनिफॉर्म होगा। अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा ना। यस सर, हाँ सर। हम्म। ओके सर। हम्म। या तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो, तो फिर वो तो वेलोसिटी कौन, नहीं रहेगी। हाँ ठीक। सर, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो जैसे फोर्स की भी यूनिफॉर्म कांस्टेंट। सर्कुलर मोशन होता है, तो उसमें एक्सीलरेशन कंटिन्यूअसली लग रहा होता है, कंटिन्यूअसली फोर्स लग रहा होता है, कांस्टेंट फोर्स, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो टुवर्ड्स द सेंटर यस सर। लगता है। बिकॉज नो नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन सेम स्टेट। ठीक है। यस सर। क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि वो यूनिफॉर्म मोशन है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी इसका कांस्टेंट होगा और डायरेक्शन भी सेम होगी। तो ये हो गया ओके सर। पॉइंट। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हम्म। हम्म। और अगर हमें स्टेट चेंज करनी है तब क्या होगा? अगर हमें स्टेट चेंज करनी है, हम्म। it opposes the cause of हाँ, तो change in the यहाँ पे हम state of the लोग जो है फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है ना। चेंज ऑफ स्टेट, body. Yes sir. ये हमको क्या करना होगा, फोर्स अप्लाई करना होगा। अब इस चेंज ऑफ स्टेट को अपोज करता है, बॉडी क्या करती है, अपोज करती है। तो और हाँ। ऑफ, इन की बजाय यहाँ पे बेटा ऑफ लिखना चाहिए। हाँ सर। ऑफ चेंज, यानी एक कोई फोर्स लगाएंगे तभी स्टेट चेंज हो पाएगी, अदरवाइज चेंज नहीं हो पाएगी। ओके इस सर। वाली बात को क्या कहते हैं हम लोग, बॉडी का इनर्शिया। inertia. कि बॉडी जिस स्टेट में होती है उसी स्टेट में रहना चाहती है, वेदर इट इज इन रेस्ट तो इट विल ट्राई टू रिमेन इन रेस्ट, और it is Yes in sir. motion, so it will try to remain in motion until and unless an external force or external cause is applied on the body। यही तो इनर्शिया की डेफिनेशन है। ओके सर। हम्म। और इसी फोर्स को जब हम अप्लाई करते हैं तो उसको क्या करती है, ये अपोज करती है बॉडी, यानी ओके सर। अपनी जो चेंज ऑफ स्टेट है वो नहीं होने देना चाहती है, चेंज इन स्टेट को, अपनी स्टेट को मेंटेन रखना चाहती है। तो यही, तो अपोजिशन ऑफ चेंज इन स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। ये उसकी डेफिनेशन हो गई। तो पहले जो हमने बताई वो भी डेफिनेशन है और ये भी है कि अपोजिशन ऑफ चेंज इन स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है। हाँ सर। उसी को कई तरीके से कई लैंग्वेजेस में कई अंदाज में कहने का ये सब तरीका है, डिफरेंट डिफरेंट। अब देखिए यहाँ पे उसी इनर्शिया को यहाँ डिफाइन कर दिया है, तो क्या है, पढ़िए जल्दी से इसको। The property of a body to which it opposes change in state of the body. वही जो हमने कहा था वही बात होगी। ठीक है हाँ ना। सर। चलिए, तो इनर्शिया की यस। थोड़ी सी यहाँ पर हमने बात करी थी, आगे उसका कुछ एग्जांपल्स भी हमने किए हैं, वो भी देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, ये है। तो इसमें देखिए बेटा क्या है, तो इनर्शिया एक तो हमने ये डिस्कस किया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास से। ठीक है। यस सर। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास,
बताइए, ये बात तो कॉमन सेंस से भी समझ में आती है। अगर कोई भारी बॉडी है, उसको हमें चेंज करना है, उसकी पोजीशन, डबल बेड है हमारे कमरे का, उसकी पोजीशन को चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा बड़ा कॉज देना यस पड़ेगा। सर। और छोटी सी अगर कोई टेबल वगैरह है, उसकी पोजीशन चेंज करनी है, तो कम फोर्स से काम चल जाएगा। तो बॉडी का इनर्शिया, यानी इनर्शिया मतलब रेजिस्टेंस और अपोजिशन टू चेंज इट्स पोजीशन, ठीक है, यस सर। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब इसकी दो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो देख लीजिए। क्या? कि इनर्शिया की एक तो कोई भी यूनिट नहीं होती, इसलिए कोई डायमेंशन नहीं होती, ये डायमेंशन लेस है, ठीक है। ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, जैसे मास है, लेंथ है, इस तरीके की कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है ये। और जब ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो इसलिए इसको मेजर भी नहीं किया जा सकता। तो क्या है? यस सर। इसको कंपेयर किया जा सकता है, इसको फील किया जा सकता है। जैसे अब मैं कहूं कि ये बच्चा बहुत ही शरीफ है, तो अब इसको कोई मेजर करने की चीज तो है नहीं बेटा ये। यस मतलब सर। शरीफ से मतलब ये है कि भाई जो क्लास में और बच्चे हैं उनके मुकाबले में ये सीधा साधा बैठा रहता है क्लास में, होमवर्क टाइम से करके लाता है, क्लास अटेंटिवली करता है, ठीक है ना। यस सर। बोलेंगे कि ये शरीफ बच्चा है, कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास। या ये बहुत हाँ सर। बड़ा, ये इंटेलिजेंट बच्चा है। तो इंटेलिजेंट भी मतलब ये है कि जो है वो कंपेरेटिव एक तरीके से वो है, ठीक है ना, कि ओके ये सर। वो अपने क्लासरूम के बच्चों में ये अच्छी पोजीशन रखता है, अच्छे मार्क्स लाता है। तो इसी तरीके से इनर्शिया भी एक कंपेयर करने वाली चीज है कि ये वाली बॉडी छोटी है, इसका इनर्शिया कम है, ये बॉडी बड़ी है, इसका इनर्शिया ज्यादा है। ये बच्चों वाला बेड है, तो इसका इनर्शिया कम है, ये बड़ों का बेड है, तो इसका इनर्शिया ज्यादा है।